ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं रिटायरमेंट। एंड लास्ट मैंने एग्जांपल 32 आपको करवाया था। आगे अभी 34 हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 33 आपको खुद से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 34 जो है, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉर्मल लॉन्ग सम्स का लास्ट सम है। इसके बाद आगे एडजस्टिंग एंट्रीज वाले जो सम्स होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले जो सम्स होते हैं वो आएंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 34 यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ were partners in a firm with profit sharing of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. The balance sheet of the firm as at 31st March 2021 was as follows. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनका ओल्ड रेशियो जो है वो दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है वो लिख लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, मेरे काम है कि वर्किंग नोट्स में साइड में ही कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इक्वल्स टू 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6। अब सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को 6 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये जो 3 है इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, बाकी 6 तो 6 ही है, उसको नहीं छेड़ना है। तो ये हो जाएगा 3/6, रेशियो ये हो जाएगा 2/6, रेशियो 1/6। ओके, हाँ, अब ये ओल्ड रेशियो आ गया। उसके बाद इनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। एंड फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है Z रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। 1/4/21 को Z जो है वो रिटायर हो गया। फिर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। अब ये गुडविल की न्यू वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू गुडविल। ये हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करने में काम आएगा। 3 लाख रुपीज जस्ट इन्फॉर्मेशन है ये, हम कहीं पे भी सम में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एडमिशन में भी मैंने यही बताया था आपको, रिटायरमेंट में भी यही बोलूंगा मैं। हम न्यू गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट वगैरह में कहीं भी कोई भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। न्यू गुडविल हमारे सिर्फ काम आता है प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करने में, और कुछ नहीं। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अमाउंट जो है वो मैं पहले ही लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनका कैपिटल आपको दिया हुआ है XYZ का। फॉर्मेट तो मैंने चलो ऊपर से कॉपी पेस्ट ही कर दिया है, सेम फॉर्मेट है। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ पार्टनर्स के, XYZ, यहाँ पे भी वही आएगा Z, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ओके, ये भी XYZ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की जर्नल एंट्रीज करनी है, वो हम लास्ट में करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनानी है। चलो, बाकी सब कुछ हमने बना दिया। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, उसके आधे पेज का आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमेशा 2 आमने सामने वाले पेजेस लेने। लेफ्ट वाले पेज पे आपको आधे पेज का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके नीचे एग्जैक्टली आधे पेज का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे सबसे पहले एक्चुअल में आपको कैश एट बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, 3 या 4 लाइंस का आपको कैश एट बैंक अकाउंट बनाना है। उसके नीचे आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, कैश बैंक अकाउंट कभी बनाने के लिए बोलते नहीं है, पर मैं हमेशा ये आपको सजेस्ट करूंगा कि बनाओ, ताकि आपको बैलेंस जो है वो पता चले, कैश का जो बैलेंस है वो सब पता चले। तो अब यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज हैं 6,80,000। मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,80,000 था। मैं एक बार चेक करूं, 6,80,000, फिर था 3,20,000 एंड 2,10,000। 3,20,000, 2,10,000। चलो, ये आपका बैलेंस हो गया। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैश एट बैंक का आपको यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। ये आपको दिया हुआ है 57,500। इसकी जो अमाउंट है वो कैश एट बैंक अकाउंट पे जाएगी। नीचे मैंने आपको कितनी अमाउंट है इसकी, 57,500। नीचे मैंने कैश एट बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, ये रहा कैश एट बैंक अकाउंट। इसमें मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,500 रुपीज। चलो ये इसकी अमाउंट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नॉर्मली होती है, हमेशा जब भी देते हैं। नीचे आपको यहाँ पे ये फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 रुपीज इज टू बी क्रिएटेड। मतलब इस 1,20,000 में से 60,000 रुपीज की लाइबिलिटी है, और जो बाकी बच जाएगा 60,000 रुपीज वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। बैलेंस शीट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3-4 लाइंस छोड़ के WACF। आपको फुल फॉर्म लिखना है ऑब्वियसली 1,20,000। आउटर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 60,000 जो कि हमारी लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी है तो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। बाकी जो बच गया वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूट। अमंग ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा 60,000 माइनस पे। ठीक है, अच्छा यहाँ से माइनस किया तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में आ गया। क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय WACF। ठीक है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, जो हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक है, 60,000 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000 एंड ये हो जाएगा 10,000। क्लियर है, ये मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा रिजर्व और कौन सा दिया हुआ है। इसके बाद आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉइज का पैसा होता है। ओके, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एम्प्लॉइज का पैसा है, एम्प्लॉइज को ही मिलेगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये मैं डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही मैं 60,000 हमारी बैलेंस शीट में भी जाकर लिख दूंगा, सेम टू सेम। यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000 रुपीज। ठीक है, इसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। मैंने एडमिशन में भी आपको 9 नाम बताए थे, वही 9 नाम जो हैं, 9 या 10 नाम मैंने आपको बताए थे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये कुछ नाम जो मैंने आपको बताए थे आपको याद होने चाहिए। वही नाम, वही अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम इस चैप्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरे कोई भी नहीं। हाँ चलो, ये इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी टिक कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू है 60,000। इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है 1,50,000, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,76,000। ओके, एंड एडजस्टमेंट वगैरह दी हुई है कोई इसकी, फर्स्ट नहीं, सेकंड मशीनरी पेटेंट, थर्ड नहीं, फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट ये रही। फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। मतलब Z जो है वो मार्केट वैल्यू पे, मतलब ये 1,76,000 पे इन्वेस्टमेंट लेके गया। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, इसके इफेक्ट्स ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में मैं जाके यहाँ पे एसेट साइड पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की पहले थी वैल्यू 1,50,000, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा एड इंक्रीज जो हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, अभी मार्केट वैल्यू हो गई 1,76,000, पहले थी 1,50,000, तो हमारा 26,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एड 26,000। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपीज। अच्छा, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम माइनस ही करते हैं हमेशा, कुछ भी प्लस नहीं होता है कभी भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है इसीलिए ताकि अगर कोई लॉस हो जाए, ओके, तो हम इस एक तरीके से इसको जो लॉस है वो इसमें से डिडक्ट करें। यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कुछ भी डिडक्ट करने जैसा है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा 60,000 रुपीज जो है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा।
among old partners in their old P&L ratio. क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ऑब्वियसली आपको फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 3:2:1, सेम अमाउंट आएगी 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये मैंने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फिफ्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि Z जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके गया एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये अलग एडजस्टमेंट है, ध्यान दो, इसके इफेक्ट्स ध्यान से समझो। टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हो गई, यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल 1,76,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई। हाँ, अब 1,76,000 की मार्केट वैल्यू पे Z ये इन्वेस्टमेंट लेके गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकन ओवर बाय Z। यहाँ पे मैं माइनस करूंगा 1,76,000 रुपीज। ओके, आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। हाँ, अब एक्चुअल में आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये कैलकुलेशन नहीं लिखी हुई, इन्वेस्टमेंट लिखा ही नहीं होगा, आप आंसर चेक करोगे तो। पर ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कैलकुलेशन आप शो करो एंड खुद करो भी। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से के इफेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से होंगे। प्लस जब हम इस तरीके से इफेक्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो 2 इफेक्ट्स जब आपको दिखेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो दिखानी चाहिए। हाँ, अब इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में होगा, डेबिट साइड पे होगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये Z जो है वो लेके गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट एंड Z में मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा 1,76,000 रुपीज। ये इन्वेस्टमेंट Z जो है वो लेके गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे तो और कोई रिजर्व वगैरह नहीं दिया हुआ है। एसेट साइड पे 2 चीजें आपको दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। एसेट साइड पे सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, उसके बाद एसेट साइड पे आपको गुडविल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये दोनों अकोमुलेटेड लॉसेस हैं। गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो में। डेबिट साइड पे जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल में, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हाँ, यहाँ पे इसकी जो अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी इसकी, 36,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। हो जाएगा 36,000 इंटू 3/6 18,000, 36,000 इंटू 2/6 एंड ये हो जाएगा लास्ट में 36,000 इंटू 1/6। इसकी अमाउंट आ रही है 6,000। इसके बाद आपको गुडविल भी दिया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री भी होगी। क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोला हुआ है, वो भी मैं पहले इफेक्ट्स बता देता हूँ, फिर जर्नल एंट्री बताता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। पहले जर्नल एंट्री करना मैंने वो भी सिखाया है, जर्नल एंट्री वाले सम्स भी मैंने कराए, पर जब मैं लॉन्ग सम्स करवाता हूँ तब मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं पहले इफेक्ट्स आपको बताऊं एंड उन इफेक्ट्स में से हम एक तरीके से जो एंट्रीज हैं वो बनाए, वो ज्यादा इजी रहता है। अब मैं लिखूंगा गुडविल एंड इसकी अमाउंट कितनी थी, 60,000 थी शायद। हाँ, 60,000 थी। वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये मैंने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब सारे के सारे अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं अब हम। ओके, तो यहाँ पे न्यू गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बताया हुआ है कि Z रिटायर होने के बाद किसको अपना शेयर किस रेशियो में देके जाएगा, या गेनिंग रेशियो कुछ भी नहीं, या न्यू रेशियो कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये केस ए है। ठीक है, अब रूल्स वाले ऑब्वियसली आपको रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, केस ए जो है वो होता है व्हेन नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अच्छा, सिर्फ केस ए में ओनली इन केस ए न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/6 2/6 1/6। इसमें ये जो Z था इसका ये था शेयर 1/6, ये Z का शेयर था, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ठीक है, अब ये Z जो है वो रिटायर हो गया, तो बाकी इनका न्यू रेशियो, इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी वापस। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, क्योंकि के से है, सिर्फ के से में इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, 3:2, ठीक है, मतलब 3/5 2/5। यानी मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ के से में किस तरीके से न्यू रेशियो निकालते हैं। ये 1/6 है, 1/6 को हटा देते हैं, बाकी जो बच गया 3:2 वो इनका न्यू रेशियो है एंड इनका गेनिंग रेशियो भी। ठीक है, अच्छा थोड़ा और डिटेल में जाऊं अगर मैं, तो एक्चुअल में केस ए में होता क्या है? एक्चुअल में केस ए में होता ये है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर पर्सनल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, मतलब ये इनका गेनिंग रेशियो है पर्सनल 3:2, इसीलिए दोनों इक्वल आते हैं, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हाँ, अब न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जो रिटायर हुआ पार्टनर उसका शेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल के दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट एक्स कितना देगा एंड वाई कितना देगा। यहाँ पे मैं दो पार्ट्स, दो लाइंस बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा शेयर ऑफ वाई। ठीक है, हाँ, अब एक्स जो है उसे 50,000 रुपीज में से जितना उसको गेन हुआ 3/5 उतना शेयर उसे देना पड़ेगा, एंड वाई जो है, वाई को 50,000 रुपीज में से जितना वाई को गेन हुआ 2/5 उतना वाई को देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब ये हो जाएगा इक्वल्स टू 50,000 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 30,000 रुपीज, एंड बाकी नीचे 20,000 रुपीज। हाँ, अब इनकी एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ, इसके इफेक्ट्स पहले बताता हूँ फिर एंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले ये जो 30 एंड 20,000 है, ये जेड जो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ पे जाके करूंगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट, एंड जेड में मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा 30,000। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, एंड जेड के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जाके लिखूंगा 20,000। अच्छा, ये दोनों अमाउंट जो है वो एक्स और वाई के कैपिटल में डेबिट होंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एक्स जो है उसके अकाउंट में से जाएगा 30,000, वाई के अकाउंट में से जाएगा 20,000। हाँ, अब ये इनके इफेक्ट्स हो गए। अब इसकी दो एंट्रीज आपको पूछी हुई है, वो दो एंट्रीज जो हैं वो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। चलो ठीक है, सबसे पहली एंट्री जो है वो ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। चलो, नीचे भी जगह है, आपको फॉर्मेट वगैरह बनाना है, मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा जर्नल एंट्रीज। ओके, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो है वो होगी ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये रही, यहाँ पे एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ 30,000, वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ 20,000, और गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। ठीक है, अच्छा, जेड के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट हुआ है 10,000। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अमाउंट में आएगा 30,000, 20,000, 10,000, और क्रेडिट जो है वो होगा गुडविल। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट में आएगा यहाँ पे 60,000। ये पहली एंट्री हो गई। नरेशन में आपको यहाँ पे लिखना है बीन ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो, इसके बाद सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल की होगी। सबसे पहले एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ 30,000, वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ 20,000, और टोटल 50,000 जेड के कैपिटल अकाउंट में, ये जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ।
तो यहाँ पे एंट्री होगी, सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में आएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट में आएगा यहाँ पे 30,000, 20,000, एंड जेड के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आएगा 50,000, ठीक है। ये दो एंट्रीज आपको पूछी हुई है। यहाँ पे आपको नरेशन में लिखना है बीन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप ऐसे बोल सकते हो रिटायरिंग पार्टनर गिवन, या बीन रिटायरिंग पार्टनर, हाँ, गिवन हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये सही रहेगा। चलो इसकी अमाउंट, इसकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद सम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई है। सेकंड एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। बाय और टू ये मैं हजारों बार बता चुका हूँ, ठीक है। बाय और टू जो है जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान दो। पेटेंट्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस बाय 20% है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में यहाँ पे आगे इसी सेंटेंस पे लिखा हुआ है एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%, ठीक है। बाय का मतलब है कि आपको इनर कॉलम का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, एंड टू का मतलब है कि आपको जो आउटर कॉलम का टोटल है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पेटेंट्स, इसको टिक कर लेते हैं, पेटेंट्स और मशीनरी को। ये पेटेंट्स है और ये मशीनरी है, दोनों को टिक कर लेते हैं। ओके, पेटेंट्स की वैल्यू है 1 लाख, मशीनरी की वैल्यू है 5 लाख। नीचे जाके मैं पहले दोनों की वैल्यूज जो है वो लिख लेता हूँ बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 5 लाख। अब पेटेंट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है बाय 20%, ठीक है। ये रही बाय 20%। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस रिटर्न ऑफ, एंड माइनस में यहाँ पे करूंगा 20,000 रुपीज, ठीक है। ये इनर कॉलम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, 20% वैल्यू कम हो गई, आउटर कॉलम में आएगा 80,000। अच्छा, आउटर कॉलम में जो अमाउंट आती है कभी भी हमारे कोई काम की नहीं होती है, वो सिर्फ जस्ट टोटल होता है, हमारे काम का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लॉस हो गया 20,000 रुपीज का पेटेंट्स में। रिवैल्यूएशन में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू पेटेंट्स, यहाँ पे आएगा 20,000। दूसरा, मशीनरी की वैल्यू अभी 90% हो चुकी, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू पहले थी 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का 90% होता है 4,50,000। मतलब मशीन की वैल्यू जो है पहले थी 5 लाख, अभी 4,50,000 हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में मैं माइनस करके लिखूंगा 50,000। अच्छा, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, जो होशियार हैं वो लोग समझेंगे, ध्यान दो। मशीन की वैल्यू पहले थी 100%, अभी मशीन की वैल्यू हो गई है 90%। तो आप ऐसे खुद भी फटाफट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मशीन की वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। पहले 100 थी, अभी 90 है, 10% कम हो गई ना, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। इसका लॉस में यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे जाके लिख देता हूँ 50,000। यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू मशीनरी, $50,000। चलो ये भी हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 6%। सबसे पहले डेटर्स की जो वैल्यू है इसको टिक कर देते हैं। डेटर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 4 लाख। आउटर कॉलम में कोई भी अमाउंट हमारे काम की, डेटर्स की आउटर कॉलम वाली अमाउंट हमारे कभी भी कोई भी काम की नहीं होती। ये जो 3,80,000 आपको दिया हुआ है ये हमारे कभी भी कोई काम का नहीं। जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह दिया हुआ है तो ये 4 लाख हमारे काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर्स की अमाउंट है 4 लाख। बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स 4 लाख। हाँ, अब यहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट दी हुई है, तो जैसे ही बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट आती है मैं रिवैल्यूएशन में जाके टार्ट फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है। टू BDBD, BDR, BDR, पहले की 3 अमाउंट प्लस
लास्ट की एक अमाउंट माइनस, ठीक है, ये होता है टी ए ए टी। हाँ, अब ऑब्वियसली ये वाली अमाउंट कभी भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस है नहीं। हाँ, बैड डेट्स एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चेक करें, बैड डेट्स एडजस्टमेंट में भी आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैड डेट रिजर्व जो है वो एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है, उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है 6%। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटर्स पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस बैड डेट रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं सीबीएसई में, मैं बैड डेट रिजर्व बोलता हूँ, दोनों सेम ही चीज है। हो जाएगा 4 लाख का 6%, इसकी अमाउंट आ रही है 24,000 रुपीज, यहाँ पे लिखूंगा 24,000, ठीक है। आउटर कॉलम में माइनस होगा 4 लाख माइनस 24,000, इसकी अमाउंट जो है वो हो जाएगी 3,76,000 रुपीज। हाँ, अब 3,76,000 वो हमारे कोई काम का नहीं है, जो 24,000 है डिफरेंस वो हमारे काम का है। ये बैड डेट रिजर्व ए है, एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे बैड डेट रिजर्व ए में मैं यहाँ पे लिखूंगा 24,000, और बैड डेट ट्रायल बैलेंस में भी आप, सॉरी, बैलेंस शीट में भी आपको दिया हुआ है 20,000, यहाँ पे मैं 20,000 जो है वो माइनस में लिखूंगा। ओके, तो आउटर कॉलम में 4,000 आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इंक्रीज शब्द लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझो, ये इंक्रीज वर्ड का मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसको रेज करना है टू 6%। तो अगर आप ध्यान से इसको समझो, वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो ऐसे याद रखो कि भाई जैसे करते थे वैसे ही करना है, पर अगर समझना है तो ध्यान से समझो। पहले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो बैड डेट रिजर्व की वैल्यू आपको 20,000 दी हुई थी, अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको रेस करना है टू 6%, ठीक है। मतलब अभी बैड डेट रिजर्व की वैल्यू हो गई 24,000, अब अगर आप रीवैल्यूएशन में इसका डिफरेंस देखोगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। पहले वैल्यू थी 20,000, अभी हो गई है 24,000, ओके। तो हमारा बैड डेट रिजर्व 4,000 रुपीज बढ़ गया, ठीक है, इसीलिए हमारा लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ 4,000। अगर आपको समझना है, नहीं समझना है तो भाई जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, अगर समझना है तो ये इसकी मीनिंग है, पहले था 20 अभी हो गया 24, 4,000 रुपीज बढ़ गया, ये उसका इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स वगैरह भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे 6th एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% जो है जेड की जो अमाउंट है वो किस तरीके से हम सेटल करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अमाउंट हम रिटायरमेंट पे पे करेंगे, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50% अमाउंट जो है वो हम उसको ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट पे दे देंगे, कैश में या बैंक बैलेंस जो भी है। उसके बाद लिखा हुआ है बाकी के जो बैलेंस है 50% ऑफ द बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बैलेंस बच जाएगा, मतलब ये 50% पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 50%, मैं वापस से रिपीट करता हूं, ओके। पहले जेड का बैलेंस हम निकालेंगे, उस जेड के बैलेंस का 50% हम उसे पे कर देंगे कैश में या बैंक में, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक दिया हुआ है। हाँ, अब जो बैलेंस बचा उसका 50% का एक बिल रिसीवेबल हम बना के देंगे विदाउट इंटरेस्ट 3 महीने का, वो हमारे ऑब्वियसली इस सम में काम का नहीं है, हमको बिल रिसीवेबल बनाना है। एंड बाकी की अमाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि बाकी का क्या करना है, तो वो ऑब्वियसली इसके लोन की अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, पूरी बैलेंसिंग हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद होगा। हाँ, अब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे ट्रेड क्रेडिटर्स लिखना बाकी है, बाकी सब कुछ हम लिख चुके हैं। तो 2,10,000 ट्रेड क्रेडिटर्स, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है एसेट साइड पे स्टॉक 3,76,500, चलो यहाँ पे कहीं पे भी लिख देता हूँ मैं, स्टॉक 3,76,500, ओके। उसके बाद एसेट साइड पे नहीं और कुछ भी बाकी नहीं, ओके। बाकी सब हो गया, अभी बैलेंसिंग करना बाकी है।
ओके, तो फटाफट जो है वो बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 74,000, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है 26,000, तो हमारा डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब लॉस हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा XYZ सबसे पहले। हाँ, ये जो डिफरेंस है 74,000 माइनस 26,000, 48,000 रुपीज का लॉस है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड P&L रेशियो में। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 48,000 इंटू 3/6, 24,000 रुपीज एक्स का लॉस हुआ। उसके बाद 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 16,000 रुपीज जो है वो वाई का लॉस हुआ। एंड लास्ट में 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 8,000 रुपीज जो है वो जेड का लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस 24,000, 16,000 एंड यहाँ पे आएगा 8,000। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले जेड का जो बैलेंस है वो मैं टैली कर देता हूँ। तो जेड का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,80,000, तो 2,80,000 मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2,80,000 क्रेडिट साइड का टोटल मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे भी लिखा। अब इसका बैलेंस जो है वो निकालते हैं, ठीक है। ये जेड का बैलेंस है, मैं अकाउंट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं साइड में इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2,80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे एंड 1,76,000 जो है वो माइनस करेंगे। तो इसका बैलेंस आ रहा है 80,000 रुपीज। ये 80,000 जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस ऑफ जेड्स कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज 80,000। ये 80,000 जो है वो जेड का बैलेंस है। हाँ, अब इसके जो क्वेश्चन में हमको पार्ट्स करने के लिए बोला हुआ है, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ध्यान दो, सबसे पहले ये जो 80,000 है इसका 50% हम जेड को पे करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट्स होने वाले हैं, 3 लाइंस में यहाँ पे बना देता हूँ। 80,000 का पहला पार्ट, फिर 80,000 का दूसरा पार्ट एंड 80,000 का तीसरा पार्ट। अब ध्यान से समझना इसकी कैलकुलेशन। हाँ, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा 80,000 का 50%, ठीक है। ये हम इसको कैश में पे करने वाले हैं, ये अमाउंट जो है वो कैश में पे होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश। अब 80,000 का 50% होता है 40,000 रुपीज। अब 40,000 रुपीज जो है वो हमारा तो बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक। हाँ, अब 40,000 रुपीज पे करने के बाद बैलेंस कितना बचता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस बचता है 40,000 रुपीज। अब ये जो 40,000 रुपीज बैलेंस है, इस बैलेंस का 50% हम बिल्स रिसीवेबल में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, सॉरी रिसीवेबल बोला मैंने शायद पहले। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, बैलेंस का 50%, ठीक है। मतलब 40,000 का 50%, 80,000 का नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है, वो ऐसा समझते हैं कि भाई 40,000 पे करना है, 40,000 जो है वो बिल्स पेएबल में बनाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50% ऑन रिटायरमेंट एंड 50% ऑन बैलेंस, ठीक है। मतलब 40,000 का 50% मतलब ये हो जाएगा 20,000 रुपीज जो है वो हम बिल्स पेएबल बना के देंगे इसको। एंड बाकी जो ऑब्वियसली 40,000 का बच जाएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 40,000 माइनस 20,000, इसकी अमाउंट आएगी रुपीज 20,000 रुपीज। ये इसकी कैपिटल की कैलकुलेशन हो गई। उसके इफेक्ट्स में यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैश एट बैंक, जेड में मैं यहाँ पे लिखूंगा 40,000 रुपीज, ये हम पे कर रहे हैं इसको कैश में। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 20,000 रुपीज जो है वो बिल्स पेएबल में जाएगा। एंड उसके बाद एक लाइन मेरे को चाहिए और
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू जेड्स लोन अकाउंट, एंड बाकी का जो 20,000 है वो जेड के लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब इनके तीनों के जो दूसरे इफेक्ट्स हैं वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले कैश एट बैंक 40,000 रुपीज, कैश एट बैंक में यहाँ पे क्रेडिट होगा, पैसा गया ऑब्वियसली हमारा। यहाँ पे मैं जाऊंगा बाय, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड्स कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000 रुपीज। ओके, उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है बिल्स पेएबल का, वो बिल्स पेएबल में होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल, यहाँ पे लिखूंगा 20,000 रुपीज। अच्छा, जो लोन का दूसरा इफेक्ट है वो भी यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड्स लोन, एंड उसकी भी अमाउंट जो है वो 20,000 रुपीज है। चलो, उसके बाद दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बैलेंस कर लेते हैं, एंड कैश का अकाउंट जो है वो भी टैली कर लेते हैं। चलो मैं कैश पहले टैली कर देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। 57,500 यहाँ पे डेबिट साइड पे, 57,500 क्रेडिट साइड पे। 57,500 में से 40,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो बाकी 17,500 जो है वो हमारा बैलेंस है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये 17,500 जो है यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बाकी बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ कैश एट बैंक 17,500। इसके बाद बाकी जो पार्टनर्स बच गए उनका बैलेंस में टैली कर देता हूँ। ओके, ये इनका टोटल मैंने कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस EF। सबसे पहले 7,40,000 में से 1,02,000 माइनस करेंगे, 6,38 आया। उसके बाद यहाँ पे 3,60,000 में से 68,000 माइनस करेंगे, क्रेडिट का टोटल डेबिट में से माइनस, तो इसका बैलेंस आया 2,92,000। अच्छा, इन दोनों के दूसरे इफेक्ट्स यहाँ पे होंगे एक्स और वाई में। 6,38 और यहाँ पे आएगा 2,92,000। 6,38 प्लस 2,92,000, इसका टोटल हो गया 9,30,000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, और ये लेक्चर अभी बस खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। तो इसकी जो पूरी सम को शो करने की, जो एक तरीके से पूरे सम को मैं शो करता हूँ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है वो है 13 लाख, और एसेट साइड का टोटल भी है 13 लाख। बैलेंस शीट टैली हो गई। पर पूरे सम को शो करने का टाइम नहीं है शायद मेरे पास, मैं ट्राई करता हूँ फटाफट, पर अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शो कर दूंगा। ये इसकी कैलकुलेशन है, पॉज करके लिखते जाना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है।